देखिए, पिछली क्लास में हमने एक जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से ख़रीदते हैं, जैसे कि इसमें एक अमूल का अच्छा एग्जांपल दिया है। इसके अंदर देखिए आप किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना था। मानकीकरण चिन्ह का ध्यान रखना चाहिए था खरीदते समय। निर्माण और ख़राब होने की संभावित तिथि का ध्यान हमें रखना है जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके उपभोक्ता संरक्षण वाला एक चैप्टर है जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थात उसमें से आपके जो प्रोजेक्ट भी जो तैयार होगा, जो कि फाइनल जो प्रैक्टिकल होता है आपका, उसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन आपका एक 5 मार्क्स का होगा उपभोक्ता से संबंधित। तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इसलिए जो उपभोक्ता वाला चैप्टर वो वैसे भी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और फाइल की दृष्टि से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें कि वाकई में ये जो मार्क होते हैं ये क्या हैं और उपभोक्ता को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खरीदते समय किसी भी वस्तु को। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस वापस से आपको ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें बताया गया है मानकीकरण चिन्ह। अब मानकीकरण चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं ये आगे के चैप्टर में मतलब इनको विस्तार से दिया जाएगा। पहले एक होता है ना कि साधारण सी जानकारी जिनके बारे में, उनके बाद हम डिटेल आगे उनकी पढ़ते हैं, विस्तृत अध्ययन आगे करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आगे चैप्टर्स में आपके जो मार्क दिए हुए हैं, जितने भी ट्रेड मार्क दिए हैं उनके बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसमें किस में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस मात्रा में क्या चीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार से संसाधित किया जाना चाहिए, कौन मिलावट, एक मिलावट का हम किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट जो फाइल बनेगी उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही आपके जो बाहर से एक्सटर्नल आती है वो भी इन्हीं में से प्रैक्टिकल लेती है। फिर है सेकंड, निर्माण और ख़राब होने की संभाव्य तिथि। ठीक है। थर्ड पे नंबर पे है सामान का सही माप व सही वजन। की कभी भी उपभोक्ता को कोई भी सामान यदि मार्केट से लेने जाना है तो उसको देख लेना चाहिए कि जितने वेट का मेरे को जो चाहिए था या जिस प्राइस में जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए, क्या जो डिब्बाबंद सामग्री है इसमें इतनी क्वांटिटी है। यदि नहीं है तो आप घर ला के वेट करके देख लीजिए, नहीं वहीं पर ही वेट करवा लीजिए शॉपकीपर से कि भाई इसमें 200 ग्राम का है या 250 ग्राम का है या आधा किलो का है या 1 किलो का। तो उसकी जो वेट होता है क्या वो इसमें निर्धारित किया गया है, इसमें बताया गया है क्या इतना वेट इसमें है। और जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ही आप उस सामान को खरीदें। फिर है उत्पाद में ढाले गए रंग और परिरक्षकों का विवरण। अब उत्पाद में डाले गए मतलब जैसे कई चीज़ों का मिश्रण होता है ना, जैसे इसमें यहाँ पे ये बताया हुआ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण किया गया है। कि ये जो अमूल के जो भी प्रोडक्ट है इसमें क्या चीज़ डाली गई है। ये अमूल घी का है शायद, है ना। अब ये जो दिया गया है यहाँ पे ये अमूल प्रोडक्ट है लेकिन ये घी का है। तो अब इसके अंदर किन किन चीज़ों का मिश्रण किया गया है तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब इतना बारीक है कि मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं बहुत बारीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण किया गया है और उससे मिश्रण से यह चीज़ तैयार की गई है जो कि लंबे समय तक के लिए हमारे लिए उपयोगी होती है। फिर है अधिकतम फुटकर मूल्य। अधिकतम फुटकर मूल्य तो आप सभी जानते हैं, एमआरपी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें एमआरपी भी कहीं ना कहीं पर होती है। आप जब सामान खरीदने जाते हो तो इसमें एमआरपी भी होती है कि ये कितने रुपए का है, कितने ग्राम का है। अब देखिए इसमें एमआरपी तो आपको कहीं पे दिख रही होगी,
रॉड कहते हैं। यहाँ पे है MRP शायद, हाँ यहाँ पे दिख रही है ये, यहाँ पे MRP है। और फिर यहाँ पे ये 100 ग्राम का है, यहाँ पे वेट दिखाई दे रहा है। और दूसरा इसमें और क्या बताया जा रहा है, बेच नंबर। अब इसका बेच नंबर भी दिया हुआ है, ये किस बेच का है ये देखिए यहाँ पे, ये बेच नंबर है। और आगे कुछ और भी दिया है, जैसे बेच नंबर और लाइसेंस नंबर। ये देखिए ये यहाँ पे है, ये रहे, यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी चाहिए कि इसका बेच नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है। प्रयोग और भंडारण संबंधी आवश्यक निर्देश। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे बहुत सी मेडिसिन आती है ना जिसको कहाँ रखा जाना चाहिए, ड्राई एंड कूल प्लेस या जो भी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं भंडारण के लिए कि इनको हम कितने समय तक रख सकते हैं, और रखें तो इसका वातावरण टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फ्रिज में रखनी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बाहर खुले में रखनी होती है ताकि वो सूखी रहे। कुछ ऐसी होती है जिसमें नमी रहे तो उनको हम फ्रिज में रखते हैं। फिर है मात्रा की जानकारी यानी क्वांटिटी, जो इसमें आएगी। फिर है प्रयोग संबंधी चेतावनी। प्रयोग संबंधी चेतावनी में वो सारी चीज़ें बताई जाती है किस प्रकार से इसका यूज़ आपको करना है। तो ये तो था हमारा कल का मैटर जो आज हमने अच्छे से समझ लिया और कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं थोड़ा। अब मेन टॉपिक है हमारा आज का खाद्य संसाधन की आवश्यकता। अब भाई खाद्य संसाधन की आवश्यकता क्यों नहीं है, इसके बगैर तो हम रहेंगे ही नहीं, है ना। तो खाद्य पदार्थ जो तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है। खाद्य सॉरी खाद्य संसाधन की आवश्यकता, खाद्य संसाधन की आवश्यकता। खाद्य पदार्थ के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न हो, अर्थात उसे खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खाद्य पदार्थों भौतिक, रासायनिक, ये जैविक रूप में खराब हो सकते हैं। कोई खाद्य पदार्थ निम्न परिस्थितियों में उपभोग के लिए असुरक्षित माना जाता है। जैसे असुरक्षित किस समय माना जाता है, मान लीजिए कुल मिला के यहाँ पे साधारण से शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि कोई खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है और किसी भी कारण से, जैविक या भौतिक या रासायनिक, जैविक रूप से जो भी मान लो खाद्य पदार्थ हमारे ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम समझेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो इसकी पहचान है ये। फर्स्ट देखिए, यदि वह विकृत होने के साथ साथ नष्ट होने लगे। सेकंड, यदि उनकी वास्तविक बनावट खराब होने लगे। अब वास्तविक बनावट में खराब होने का से क्या तात्पर्य है, आप मार्केट से फ्रूट्स लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, बहुत चमक होती है और टाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, वो सिकुड़ने लगती है। नारंगी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है ना। और उसमें कुछ जगह उठी हुई हो जाती है, कुछ दबी हुई हो जाती है। नींबू का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसका कलर बदलने लगता है, बनावट में परिवर्तन आने लगता है, मुरझा जाती है सब्जियां। पालक, हरी सब्जी आप लाओगे कैसे खिली खिली नज़र आती है, लेकिन आप कुछ 2-4 घंटे बाद हवा में थोड़ा सा रख दोगे ना तो वो उसकी बनावट में फ़र्क आ जाएगा, वो मुरझा जाएगा। ऐसे ही यदि उसके पोषण मान में कमी आने लगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन रिसेंटली उनको तुरंत बनाते ही खाते हैं तो अच्छी रहती है, कुछ समय बाद उसके पोषक मान में कमी आ जाती है। जैसे कि आप जो फास्ट फूड खाते हैं ना, चाउमीन है, मैगी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी होते हैं ना, इनको अपन रिसेंटली नहीं खाते हैं तो इसके पोषक मान में कमी आ जाती है, कुछ समय बाद ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फिर है नेक्स्ट
यदि उसमें से कोई दुर्गंध आनी शुरू हो जाए, अब दुर्गंध किसमें आ जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सड़ जाती है थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर बाद तो नहीं कहेंगे, 5-7 घंटे बाद वो बदबू मारने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि यह चीज़ खराब हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी निकल चुकी है, अब ये खाने योग्य नहीं है। फिर यदि उसका रंग बिगड़ने लगे और ख़राब होने लगे, भाई रंग किसका बिगड़ता है, सोचो ज़रा सोचो, कलर चेंज हो जाता है। हरी मिर्च का सबसे अच्छा उदाहरण ले ले। हरी मिर्च में क्या होता है, ग्रीन होती है, चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो या तो सड़ने लगती है या फिर उसका रंग क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, या तो वो काली काली पड़ जाती है, ब्राउनिश शेड की हो जाती है, या फिर रेड हो जाती है ना, और या फिर अंदर से सड़ने लगती है, तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। कुछ सब्जियां होती हैं जिनको हम काट के रख देते हैं तो या तो पीली पड़ जाती है, वो काली पड़ जाती है, और नींबू है जो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, येलो कलर का होता है, लेकिन वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपना रंग बदलने लगती है और वो ख़राब हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें, यदि उनके वास्तविक रूप में कमी या परिवर्तन होने लगे, वास्तविक रूप में कमी या परिवर्तन, एक तो बताया इसमें कलर का, दूसरा बताया इसमें बनावट का, और फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें के ना ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है ना उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, सूखने लगती है। कोई चीज़ में रस भरा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ समय बाद वो थोड़ी अंदर से सूख जाती है, उसका कलर उसकी जो एक वास्तविक जो होता है वैसा उसमें नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। फिर इन खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी। अब ये चीज़ें इस प्रकार से अपना रूप बदलती है, अपना स्वरूप बदलती है, तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन चीज़ों को खराब कर देते हैं, किस किस वजह से ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो अपने स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, फर्स्ट, भौतिक परिवर्तन। अब भोजन के भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाता है। जैसे कि भार या दबाव के कारण फल अथवा सब्जियों का ढीला या पिलपिला पड़ जाना। कई बार फलों एवं सब्जियों के छिलकों पर झुर्रियाँ एवं उनके सिकुड़ जाने के कारण स्वाद में कमी आ जाती है। भोजन का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। अब रासायनिक परिवर्तन, कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है। ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, जिससे दूध की प्रोटीन जम जाती है। कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज की आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर भूरा हो जाता है। जैसे कि सेब को थोड़ी देर काट कर छोड़ देने पर वह भूरा पड़ जाता है। वैसे तो वाइट होता है अंदर से, बाहर से लाल होता है, लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो ये क्या हो गया, उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तीसरा है जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन। भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर देखिए, खमीर। अभी क्या है, जीवाणु द्वारा भी परिवर्तन होता है ना, जैसे कहीं हमारे अचार में फफूंदी आ जाती है, या फिर कई चीज़ें हम खमीर बना करके बनाते हैं, आदि आदि। इसमें देखते हैं, अब देखिए इसमें परमानेंटली पहले से टिक लगे हुए हैं। तो इसमें खमीर, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर एक कोशिकीय जीव भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल में बदल देते हैं। देखिए खमीरीकरण में क्या होता है, देखिए ईस्ट जब हम इसका उठाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर एक कोशिकीय जीव यानी भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदल देता है, जिससे खाद्य पदार्थ फूल करके खट्टा हो जाता है, जैसे आटे में खमीर उठना। ठीक है। फिर है फफूंदी।
फफूंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहाँ अम्ल तथा क्षार में संतुलन कम होता है। नींबू, स्क्वैश, अचार आदि पर पनपने वाली फफूंदी हानिकारक नहीं होती है, परंतु मटर, मूंगफली, गेहूं, राई, जौ आदि पर होने वाली फफूंदी खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देती है। तो हमें अचार में जो फफूंदी आती है वो कभी खराब नहीं होती। आपने देखा होगा घरों में आपकी माताएं जो हैं वो जब अचार पर जब वाइट वाइट सी फफूंदी आ जाती है तो उसको हटा देती है, बाकी सारा खाने योग्य ही होता है। तो वो इसलिए कि वो हानिकारक नहीं होती है हमारे लिए, उसको हटा करके हम खाने योग्य बना सकते हैं, रख सकते हैं उसे। लेकिन और चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मूंगफली, गेहूँ, राई, जो चने पर जो फफूंदी आती है वो ख़राब होती है, यानी कि कुल मिला के वो ख़राब हो ही जाता है। वह कुछ जो कारण इसमें बताया गया वो बैक्टीरिया कैसे भाई? देखिए, कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं तथा खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर देते हैं जो हानिकारक हो सकता है। यह अधिकतर दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली तथा पके हुए भोजन को दूषित करते हैं। फिर है एंजाइम्स द्वारा। वानस्पतिक व पशुजन्य भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं और भोजन से जल्दी परिवर्तन ला देते हैं। इसमें पदार्थ गलने लगता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। जैसे देर तक कटे रखे हुए फलों, सब्जियों का रंग, स्वाद, सुगंध, संरचना में अंतर आ जाता है। मीट और मछली बड़े बड़े सड़ने लगता है। एंजाइम द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। 5वें नंबर पर देखिए, कीड़े मकोड़े चूहों द्वारा। कीड़े मकोड़े और चूहों द्वारा भी ये खाद्य पदार्थ हमारे खराब हो जाते हैं। कीड़े खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं जिससे वह खाने लायक नहीं रहते हैं, जैसे अनाज व दालें। कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते हैं, जैसे गोलकृमि, फीताकृमि बिना धुले फल, सब्जी व मीट में अपने अंडे छोड़ते हैं। झिंगूर की लार से अनाज के दाने, देखिए, झिंगूर की लार से अनाज के दाने चिपके हुए से दिखाई देते हैं। इससे अनाज में बदबू पैदा हो जाती है। चूहे के मलमूत्र से भी खाद्य पदार्थ अनाज में संक्रमण फैलता है और ये सब मनुष्य को रोगी बना सकता है। फिर हमारा खाद्य संसाधन संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। अब खाद्य संसाधन जो हमारे होते हैं, अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है भाई? क्या कारण है कि हम इनको संरक्षित रखते हैं? फर्स्ट, अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग। कई खाद्य वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वर्ष में सीमित समय के लिए बहुतायत में उगती है तथा यही वह समय होता है जब इनके दाम कम होते हैं। ऐसे खाद्य वस्तुओं को संरक्षित करके बाद में उनका प्रयोग किया जा सकता है। भोजन में विविधता। खाद्य संरक्षण द्वारा भोजन के रंग, रूप एवं स्वाद में विविधता लाई जा सकती है, जैसे कि गर्मी के मौसम में मटर वाले पुलाव या सर्दियों में भोजन में आम के अचार का स्वाद ही कुछ अलग होता है। फिर है धन की बचत। भाई खाद्य संसाधनों का हम संरक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ महंगी हो जाएगी। अभी ये हम थोक से खरीद रहे हैं तो सही दाम पे हमें मिल रही है, तो हम इसका भंडारण कर लेते हैं और बाद में हम धीरे धीरे इसको काम में लेते रहेंगे। अब देखिए, फिर है नेक्स्ट, श्रम व समय की बचत। और कई संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम संरक्षित रखते हैं जिससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आज सब्जी बनाने का टाइम नहीं है तो हमारे पास जो अचार रखा है या जैम रखा है हम उसी से काम चला लेते हैं और अपना खाना खा लेते हैं। फिर है दूसरा, ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां इनकी पैदावार
नहीं होती है वहाँ पर भी हम बहुत सी चीज़ों को संरक्षित करके रखते हैं। तो इस प्रकार से और खाद्य पदार्थों का आसान संग्रहण होता है। जो और बहुत सी सूखी सब्जियाँ होती हैं जिनको हम सुखा करके रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया।